हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो टॉपिक्स के बारे में। पहला टॉपिक है Ryzen 5000 के बारे में। बहुत सारे लोगों को अभी तक ये चीज़ समझ में नहीं आई कि AMD ने अपने CPUs का नाम, जो कि Zen 3 बेस्ड आर्किटेक्चर पे आने वाले हैं, उनका नाम 4000 से 5000 कर दिया है, ऐसा रूमर्ड है नाउ। और हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है परफॉर्मेंस नंबर्स के बारे में, जो कि परफॉर्मेंस लीक हो के आई है कि इंटेल को गेमिंग में बीट कर दिया AMD ने। जी हाँ, मतलब इवन दो अभी का जो तुम्हारा Ryzen 3000 सीरीज जो चल रही है, Ryzen 5 3600, 3700X, 3950X, 3900X, ये अभी भी इंटेल से कुछ FPS पीछे रह जाते हैं गेमिंग में। ऑल्दो ओवरऑल अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, अच्छी एडिटिंग और मल्टी कोर मल्टी थ्रेड वाले टास्क में जो है वो इंटेल को खत्म कर देते हैं, मतलब एकदम बीट करते हैं, लेकिन गेमिंग में कुछ FPS से पीछे रह जाते हैं। लेकिन अब जो लीक्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि इंटेल को खत्म कर दिया AMD ने गेमिंग में, और वो भी ऐसा नहीं कि कुछ FPS से, बल्कि एक सिग्निफिकेंट मार्जिन से। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है एनवीडिया की जो कैपेसिटर इशू अभी निकल के आया है 30 सीरीज के अंदर, और तुम लोग को क्या बाय करना चाहिए, नहीं बाय करना चाहिए, क्या इशू है, क्या कॉज कर रहा है इस इशू को, क्योंकि मुझे नहीं पता, मेरे बाकी मित्र जो इस पीसी टेक कम्युनिटी के इंडिया में एटलीस्ट, मतलब हिंदी में जो वीडियो बनाते हैं पीसी टेक कम्युनिटी की, वो लोग पता नहीं कहाँ है। मैंने जब ये इशू आया था, मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में लोगों को अवेयर किया था कि हाँ ऐसा ऐसा इशू चल रहा है, बट अब मुझे नहीं पता किसी को जो है वो ये इशू उठाना क्यों नहीं है यूट्यूब पे, क्योंकि बाकी लोगों ने इशू उठाया, लेकिन तुमने देखा होगा कि ये इंडियन पीसी टेक कम्युनिटी में किसी ने नहीं उठाया ये इशू। तो डायलॉग मारने को सभी आते हैं कि हम जो है वो गेमिंग कम्युनिटी को आगे बढ़ाएंगे, हम जो है वो कम्युनिटी को साथ लेके चलेंगे, फलाना ढिमकाना, लेकिन इश्यूज के बारे में कोई बात नहीं करता। तो हम 30 सीरीज के इश्यूज के बारे में बात करेंगे। नाउ पहले बात करते हैं 5000 सीरीज के लीक्स के बारे में। तो बात यहाँ पे की जा रही है कि सबसे पहले सीपीयू का इवेंट है 10 तारीख को, एंड इवेंट में क्या होगा, आपका सबसे पहले आएगा Ryzen 7 3800X, ठीक है, या फिर मे बी 3700X आएगा, दोनों साथ में रिलीज हो सकते हैं। और दूसरा जो आपका आएगा वो आएगा Ryzen 12 कोर वाला, यानी कि 5900X। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि इसका नाम जो है वो 5 से AMD ने कर दिया। और जिन लोग को लगता है कि AMD चाइनीज कंपनी है और चाइनीज लोग 4 सीरीज को छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं है। AMD की CEO दिखने में चाइनीज है, पर वो भी चाइनीज नहीं है, और ना AMD चाइनीज है, AMD भी अमेरिकन कंपनी है। सो अक्टूबर 8 तारीख को एक्चुअली ये इवेंट होने वाला है AMD का, जिसमें AMD CPUs अनाउंस करेगा। एंड दूसरा इवेंट जो है वो आई थिंक 28 को है, जिसमें वो ग्राफिक्स कार्ड अनाउंस करेगा। तो पहले आपके दो सीपीयूज लॉन्च होंगे, जो कि है Ryzen 7 और Ryzen 9। Ryzen 9 में आपका 12 कोर वाला 5900X, और Ryzen 7 में आपका 5800X या फिर Ryzen 7 5700X जो है वो आपका रिलीज हो सकता है। जो लोग यहाँ पे बजट गेमर्स हैं, जो सोच रहे हैं कि Ryzen 5 3600 की जगह पे 5600 इस टाइप के सीपीयूज कब आएंगे, तो वो जो है वो की बात की जा रही है कि वो थोड़े बाद में रिलीज होंगे, क्योंकि अगेन वो है। और जो 16 कोर का Ryzen है सबसे हाई एंड वाला, वो भी जो है वो बाद में रिलीज होगा। तो यहाँ पे सिर्फ वही लोग वेट करें जिन लोग का बजट है थोड़ा, कि वो Ryzen 7 या Ryzen 9 नेक्स्ट जनरेशन का बाय कर सके। जिनका बजट कम है, वैसे ही तुम्हें पता है Ryzen 5 3600 और इन सब जो है वो, अगर आपका जरूरत पूरी कर रहा है तो आप 3600 में बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि जो 5600 है आने वाला Ryzen 5, उसकी अभी कोई ऑफिशियल डेट नहीं है कि वो किस दिन लॉन्च होगा। तो वेट करवा के मैं आपको बोलूंगा कि जरूरत नहीं है। अगर आपकी जरूरत पूरी करने के लिए 3600 इनफ है तो ले लो। अगर फिर भी आपको खुजली है वेट करने की, देन कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक रहा। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे बात की जा रही है कि AMD 5 GHz अचीव करने वाला है। AMD की जो है वो इंजीनियरिंग क्लॉक स्पीड जो निकल के आई थी वो अराउंड 4.9 GHz देखी गई थी, एंड 4.9 GHz इंजीनियरिंग क्लॉक स्पीड थी। लेकिन इस बार सच में ऐसा बोला जा रहा है कि AMD, क्योंकि सेम 7 नैनोमीटर पे बेस्ड है, नोड जो है वो AMD चेंज नहीं कर रहा। अभी जो आपके Ryzen 5 3600 3700X, ये जो अभी जो आप यूज कर रहे हो Ryzen, ये जो मार्केट में है ये 7 नैनोमीटर पे बेस्ड है, और जो आने वाला है ये भी 7 नैनोमीटर पे बेस्ड है। तो अब जो है वो नोड मैच्योर हो चुकी है। दुआ की जा रही है कि AMD इस बार फाइनली 5 GHz अचीव करेगा। सुनने में देखो कैसा लगता है कि, मतलब देखो, हमको पता है कि गेमिंग में AMD इतना पीछे नहीं है। एडिटिंग या मल्टी कोर या फिर मल्टी थ्रेडेड जो वर्कलोड्स है उनमें AMD इंटेल से भी आगे है। लेकिन फिर भी सुनने में जब लगता है ना कि AMD के CPU सिर्फ 4 GHz 4.2 4.4 इस टाइप से ही हैं, और इंटेल के 5.1 5.2 जा रहे हैं। अब क्लॉक स्पीड ही सब कुछ नहीं होती, ये लोग हम जानते हैं, बट एक सुनने में वो अटपटा सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन मार्केटिंग टर्म्स में अगर बात की जाए तो अब जो है वो फाइनली AMD अगर 5 GHz अचीव करता है। और यहाँ पे बात की जा रही है जो लीक्ड बेंचमार्क्स आए हैं, एशेस ऑफ द सिंगुलैरिटी एंड कुछ और बेंचमार्क्स लीक होकर आए हैं, उनके अंदर जो है वो आपको बताया जा रहा है कि 10 कोर का जो आपका 10900K है इंटेल का, 10 कोर का मैं बोल रहा हूं, उसको AMD का 8 कोर का जो Ryzen 7 CPU है, जिसका कि नाम बताया जा रहा है 5800X, उसने जो है वो बीट किया है। ऑल्दो ये अगेन इंजीनियरिंग सैंपल्स एंड बेंचमार्क्स की सेटिंग्स जो है वो बहुत सारी, अगेन उनके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन इन थ्योरी इन लीक्स के अनुसार बीट कर दिया है। कहीं पे जो है वो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 16% से बीट किया है, जो कि एक डबल डिजिट नंबर है। 16% इज अ ह्यूज नंबर। और बात की जा रही है कि कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज में
कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज में AMD इंटेल को 20-22% से भी बीट करता है, यानी कि 20-22%, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। अगर AMD इस नंबर से गेमिंग किंग बन जाता है ना, तो इंटेल जो है वो खत्म हो जाएगा, लाइक खत्म, साफ सफाया। अब ये तो देखने के बाद, यानी कि लॉन्च के बाद पता चलेगा कि भाई AMD असल में क्या पता इतना फास्ट बनता है या नहीं बनता है, क्योंकि नया आर्किटेक्चर है। सेम सारे के सारे कोर्स जो हैं वो एक CCX के अंदर होंगे, मतलब 8 कोर्स एक CCX के अंदर होंगे, यूनिफाइड L3 कैश एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि AMD को एक्चुअली में इस बार गेमिंग एडवांटेज दे सकती हैं। लेकिन क्या वो सच में देंगी गेमिंग एडवांटेज? क्या AMD इतना फास्ट होगा? क्या 10900 के 10 कोर का CPU उसको एक 8 कोर का CPU बीट कर पाएगा, वो भी गेमिंग में, जिसमें कि इंटेल किंग है? तो वो जो है वो उसके बाद पता चलेगा, आने के बाद। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, और मेरे चैनल पे जो है वो लाइव स्ट्रीम होगी जब भी ये लॉन्च इवेंट होगा। 8 तारीख को लॉन्च इवेंट होगा, तो यानी इंडिया में आप मान लो 9 तारीख या फिर उसके शाम को, तो उस दिन जब भी होगा आपको जो है वो मेरे चैनल पे लाइव स्ट्रीम मिल जाएगी। सारे के सारे ज्वाइन इन हो जाना। अब बात करते हैं एनवीडिया की। एनवीडिया का जो कैपेसिटर का इशू आ रहा है, अभी देखो 30 सीरीज में क्या सीन हो रहा था। 30 सीरीज में जो है वो आपको कैपेसिटर इशू देखने को मिल रहा था, यानी कि जब आपके ग्राफिक्स कार्ड बूस्ट करते हैं तो वो अपने आप ही डेस्कटॉप पे क्रैश हो जा रहे थे। आपके जो 30 सीरीज के लोग यूजर्स हैं उनको जो है वो क्रैशेस देखने को मिल रहे थे। तो अभी क्या हुआ, सबसे पहले जो है वो धीरे धीरे करके, सबसे पहले कलरफुल जो कंपनी है उसने जो है वो इनडायरेक्टली ईमेल्स के थ्रू इस इशू को उठाया। उसके बाद जो है वो आपके कस्टमर्स जो है उन्होंने जो है जिन्होंने सबसे पहले बाई किया उन्होंने जो है वो थोड़ा इशू करना शुरू किया। उनको थोड़ा पता चलने लगा कि भाई ये कुछ इशू आ रहे हैं। हालांकि जो यूट्यूबर्स हैं, रिव्यूवर्स हैं, उनको जो है वो ये इशू उन्होंने कभी रिपोर्ट करे नहीं, बिकॉज अब देखो लॉन्च के टाइम पे सबको पता होता है कि ड्राइवर थोड़े बगी हो सकते हैं। तो एक दो बार अगर आपका गेम क्रैश कर रहा है तो आप यही सोचोगे ना कि हाँ ड्राइवर को कुछ इशू होगा, कुछ हो रहा होगा बेंचमार्क में इशू, तो आपने स्किप कर दिया, किसी ने रिपोर्ट नहीं करा। किसी यूट्यूबर को सबको लगा कि भाई कुछ इशू, मतलब इतना कुछ मेजर इशू है नहीं। लेकिन जब यूजर्स की और रिपोर्ट आनी शुरू हुई, सब लोगों ने देखा कि भाई सबके क्रैश कर रहे हैं, तो जो है ये एक बड़ा इशू बन गया। अब इशू ये निकल के आया कि आपका जो ग्राफिक कार्ड के पीछे जो कैपेसिटर लगे हैं, कुछ 6 कैपेसिटर लगे हुए हैं, और इन कैपेसिटर की कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आपके जीपीयू क्रैश कर रहे हैं। यानी कि अगर कैपेसिटर ढंग के लगे हैं, यानी कि वो छोटे छोटे जिनको कि बोलते हैं MLCC, यानी कि मल्टी लेयर सिरेमिक कैपेसिटर, MLCC, वो छोटे छोटे जो लगे हुए हैं, अगर ये लगे हैं तो आपका जीपीयू क्रैश मतलब इन मोस्ट केसेस नहीं कर रहा था। और अगर आपके ये बड़े बड़े रेक्टेंगल से ब्लैक से जो आपको दिख रहे हैं, जिनको कि हम पॉज कैप बोलते हैं, अब देखो तुम आर्गुमेंट कर सकते हो इनको पॉज कैप बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, बट देखो उसके 2 रीजन है। टेक्निकली आप पॉज कैप बोल भी सकते हो, और दूसरी तरफ से देखा जाए तो टेक्निकली आप नहीं भी बोल सकते हो। डिपेंड करता है आप कौन सी साइड लेना चाहते हो। जनरल टर्म होती है इस टाइप के कैपेसिटर्स को बोलने के लिए पॉज कैप। फिर आप ये भी बोल सकते हो कि पॉज कैप एक स्पेसिफिक ब्रांडिंग के अंदर एक भी आता है पॉज कैप, तो उसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करते हैं। हम इसको अभी के लिए बोलते हैं SMD कैपेसिटर। तो अभी ये जो ब्लैक रेक्टेंगल बॉक्स जैसे SMD कैपेसिटर हैं ये लगे हैं, या फिर जो मैंने तुम्हें बोले MLCC ये लगे हैं कार्ड्स के पीछे, या फिर इनका कुछ कॉम्बिनेशन लगा हुआ है। तो क्या हो रहा था, जिन कार्ड्स में आपके सारे के सारे ये ब्लैक यानी कि SMD कैपेसिटर लगे थे, ये क्रैश कर रहे थे जब ये 2 गीगाहर्ट्ज से ऊपर बूस्ट कर रहे थे, यानी 2000 मेगाहर्ट्ज से ऊपर। तो ये इशू आया क्यों? पहले बात करते हैं कॉज की। तो इसको क्या कॉज कर रहा है और ये किसकी गलती है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो कॉज इसको ये कर रहा है कि जब आपका जीपीयू इतने हाई फ्रीक्वेंसीज पे बूस्ट करता है, ठीक है, तो उसको उस हाई फ्रीक्वेंसी पे बूस्ट करने के लिए स्टेबल वोल्टेज चाहिए। वोल्टेज कौन प्रोवाइड करता है? VRM प्रोवाइड करती है, लेकिन वोल्टेज हमेशा फ्लक्चुएट करती है। आपका जीपीयू का कोर बहुत बड़ा होता है, ठीक है, आपके जीपीयू के कोर में मल्टीपल स्पॉट्स होते हैं। आपके जीपीयू के अंदर पता नहीं कितने हजार कूड़ा कोर्स होंगे, ठीक है, कितने सारे ट्रांजिस्टर्स होंगे, सबको जो है वो आपको एक मिनिमम वोल्टेज प्रोवाइड करनी है, जिससे वो जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी पे सारे के सारे स्विच ऑन ऑफ हो सके। अगर आप 2000 मेगाहर्ट्ज पे यानी कि 2 गीगाहर्ट्ज पे अपने जीपीयू को चला रहे हो, तो आप चाहोगे कि आपके सारे जो ट्रांजिस्टर जो उस वक्त पे चल रहे हैं, फंक्शनल हैं, वो सारे के सारे सेम फ्रीक्वेंसी पे चलें। ऑफ कोर्स अगर कोई भी एक पार्ट जीपीयू का जो है वो 2 गीगाहर्ट्ज अचीव नहीं कर रहा है, या फिर उसको कम वोल्टेज मिल रही है, तो डेफिनेटली तुम्हारा जीपीयू जो है क्रैश कर जाएगा। और इसीलिए पीछे लगे होते हैं कैपेसिटर्स की। जैसे ही अगर तुम्हारे जीपीयू कोर को या फिर जिस भी पार्ट को कैपेसिटर वो पावर दे रहा है, उसको जो है वो एडिशनल वोल्टेज की जरूरत हो, तो उसी वक्त जो है कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर का काम क्या होता है कि अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखना, और जैसे ही जीपीयू कोर को उसकी जरूरत पड़ती है, कैपेसिटर के अंदर से एनर्जी निकलती है और वो कोर को जो है वो फीड किया जाता है। नाउ इस प्रोसेस में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटर कितना फास्ट है चार्ज होने में, मतलब कैपेसिटर अपने आप को कितनी जल्दी चार्ज कर लेता है, और कितनी जल्दी जीपीयू तक अपने अंदर का चार्ज कितनी जल्दी पहुंचाता है। मैं सिंपल भाषा में रखने की कोशिश कर रहा हूं, मैं टेक्निकल नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरे कई व्यूवर्स नॉन टेक्निकल भी हैं। तो ये चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो है फायदे होते हैं
कुछ मामलों में आपके जो मैंने बोला कि आपके जो ये ब्लैक से आपको दिख रहे हैं ये SMD कैपेसिटर में, और कुछ फ़ायदे होते हैं आपके, मतलब दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, राइट। जो आपके MLCC छोटे-छोटे हैं, दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। लेकिन ये छोटे-छोटे जो MLCC हैं, ये जो है वो फास्टर होते हैं, ये रिस्पॉन्ड करने में फास्टर होते हैं एंड ये हायर फ्रीक्वेंसीज पे बेटर परफॉर्म करते हैं। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप एक बड़ा कैपेसिटर लगाओ और एक आपको ऑप्शन दिया है कि आप छोटे-छोटे बहुत सारे कैपेसिटर लगाओ, तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हमेशा छोटे-छोटे मल्टीपल कैपेसिटर्स बेटर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन इन छोटे-छोटे कैपेसिटर्स की अपनी अलग कॉन्स भी होते हैं और बड़े कैपेसिटर्स के अपने प्रोज भी होते हैं। छोटे-छोटे इन कैपेसिटर के प्रोज एंड कॉन्स देखो, उसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, बट यहाँ पे क्योंकि जीपीयू इतना फास्ट चल रहा है, तुम्हारा 2 गीगाहर्ट्ज प्लस चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपको फास्ट रिस्पॉन्डिंग कैपेसिटर्स चाहिए कि जो आपको जो है वो वोल्टेज फीड जल्दी से जल्दी कर पाए, अपने अंदर से एनर्जी जल्दी से जल्दी रिलीज कर पाए। और वहाँ पे जो है वो ये कैपेसिटर सुपीरियर हैं, छोटे वाले जो कि आपको दिख रहे हैं MLCC, ये सुपीरियर हैं। तो जिन कार्ड्स के अंदर ये नहीं थे, वो जब 2 गीगाहर्ट्ज बूस्ट कर रहे थे तो वो क्रैश कर रहे थे डेस्कटॉप पे, ये इशू था। अगर आपको कुछ, अब मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कौन से जीपीयू के अंदर कितने छोटे छोटे वाले कैपेसिटर्स हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट जो कार्ड था वो था असूस का टफ, जिसको कि मैंने यूज भी किया था अभी हाल फिलहाल में बिल्ड में, उसकी वीडियो जो है वो तुम्हें आई बटन पर कार्ड से मिल जाएगी। उसके अंदर सारे के सारे जो है वो असूस ने ये छोटे छोटे मल्टीलेयर सिरेमिक कैपेसिटर यानी कि MLCC यूज करें। कई और ब्रांड है, लाइक तुम्हारा EVGA हो गया, तुम्हारा MSI हो गया, जिसके अंदर उन्होंने दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करा है, मतलब कि बड़े वाले भी यूज करें और छोटे छोटे वो MLCC वो भी यूज करें। गीगाबाइट, कलरफुल और जोटैक का जो ट्रिनिटी है, इन्होंने जो है वो छोटे वाले यूज ही नहीं करे, इन्होंने सारे के सारे 6 के 6 जो तुम्हारे वहाँ पे एरेज हैं उनमें वो बड़े वाले ब्लैक यानी कि SMD कैपेसिटर्स यूज करे, और इनके जो है वो कार्ड्स में ज़्यादा इशूज देखने को मिले। ऑल्दो अब जो है वो एनवीडिया ने एक ड्राइवर निकाल दिया है जिससे कि जो है वो अब तुम्हारी क्रैश इशूज फिक्स हो गए हैं, जो कि तुम्हारा बूस्ट एल्गोरिदम जो है एनवीडिया की, उसमें कुछ एनवीडिया ने ट्वीक्स करे हैं जिससे जीपीयू जो है वो उतना बूस्ट नहीं हो रहा। आप चाहो तो इस इशू को फिक्स करने के लिए अपने जीपीयू को डाउन क्लॉक भी कर सकते हो, बट काइंड ऑफ आपने जीपीयू को डाउन क्लॉक करने के लिए तो खरीदा नहीं है, राइट। अगर आपको डाउन क्लॉक करके खरीदना चलाना पड़ रहा है तो देन वो सेंस नहीं बनाता उस जीपीयू को खरीदने का। तो अब जो है वो मैन्युफैक्चरर ने अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं, किसी ने कुछ बोला है, किसी ने कुछ बोला है, आपको उस पर सोचने की जरूरत नहीं है। EVGA और तुम्हारा MSI और अब जो और ब्रांड्स है, ये क्या कर रहे हैं, अब जो नए बैच आ रहे हैं ग्राफिक्स कार्ड के, उनको उनके अंदर जो है वो ये कैपेसिटर का लेआउट चेंज करके दे रहे हैं। तो आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो आप जो नए ग्राफिक्स कार्ड जब आप लोगे तो आपको ये सब कुछ ठीक ठाक मिलेगा। आपको जो कार्ड्स अवॉइड करने हैं वो है गीगाबाइट का, कलरफुल का एंड जोटैक का ट्रिनिटी। अगर आप इनको लेने की सोच रहे हो तो देख लेना कि आप नया मॉडल ले रहे हो या फिर पुराना मॉडल ले रहे हो, क्योंकि पुरानों वालों के अंदर जो है वो 6 के 6 SMD कैपेसिटर्स हैं। अब ये इशू आता है कि ये कैपेसिटर का इशू आया ही क्यों, इन्होंने इतने बेकार कार्ड बनाए ही क्यों। तो देखो, बनाए कार्ड इसलिए बेकार क्योंकि एनवीडिया ने ना जब जीपीयू अपने इन बोर्ड पार्टनर्स को यानी कि ब्रांड्स को MSI, असूस, गीगाबाइट, इनको जब प्रोवाइड किया तो इनको इनफ टाइम नहीं दिया कि अपने जीपीयूज को बिन कर सकें, ठीक है। तो काइंड ऑफ जो है वो कई जीपीयूज होते हैं जो कि एक सर्टेन वोल्टेज पे एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी हिट करते हैं। कई होते हैं जीपीयूज जो बिन करने से मेरा मतलब है कि देखो तुम्हारा एक ही ग्राफिक कार्ड के कई मॉडल्स होते हैं, लाइक 3080 है। अब 3080 का ही एक ब्रांड में कई मॉडल्स होंगे। गीगाबाइट का एग्जांपल लेते हैं, गीगाबाइट का अंदर होगा एक ईगल वाला नॉर्मल, एक गीगाबाइट का होगा नॉर्मल गीगाबाइट विंड फोर्स या फिर कुछ ऐसा, और एक होगा ऑरस एक्सट्रीम, खतरनाक सा, ठीक है। और है तो दोनों आखिरकार मतलब तीनों के तीनों जितने मॉडल हैं तो आखिर में 3080 ना, लेकिन इनके क्लॉक स्पीड्स का डिफरेंस होता है। एक जो होगा उसकी बेस एंड बूस्ट क्लॉक थोड़ी कम होगी, एक जो सबसे हाई एंड वाला होगा उसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो बिनिंग होती है कि कौन सा जीपीयू ज़्यादा बूस्ट हो पा रहा है। जो ज़्यादा अच्छा बूस्ट होगा उसको ऑरस एक्सट्रीम में डालो, जो कम बूस्ट हो रहा है उसको डाल दो नॉर्मल वाले के अंदर, और इनकी प्राइसिंग भी उस हिसाब से डिसाइड होती है। लेकिन एनवीडिया ने इस टाइप का जो है वो टाइम दिया नहीं इनको इतने अच्छे से वो करने का, एंड एनवीडिया ने टाइम से ना ड्राइवर इनको प्रोवाइड करे। एनवीडिया ने जो है वो क्या बोलते हैं, तुम्हारा जो फैक्ट्री लेवल पे जिससे तुम अपने कार्ड्स को बिन करते हो, टेस्ट करते हो, वो सॉफ्टवेयर एनवीडिया का इस इशू को जो है वो कैच कर नहीं पाया। एंड बोर्ड पार्टनर्स ने जो है वो नॉर्मल वाले कार्ड्स, मतलब जोटैक का जो ट्रिनिटी वाला है, अभी जोटैक का सबसे हाई एंड वाला आता है एम्प एक्सट्रीम, अभी ट्रिनिटी वाला जो है वो हाई एंड कार्ड नहीं है। हाई एंड जोटैक का कौन सा है, एम्प एक्सट्रीम। लेकिन जोटैक ने इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल गलती से वो चिप डाल दी जो कि बहुत ज्यादा हाई बूस्ट होती है, अभी वो 2 गीगाहर्ट्ज से ऊपर बूस्ट हो रही है, लेकिन यह है एक मीडियोकर कार्ड, मतलब एकदम ट्रिनिटी वाला नहीं है। और इसके अंदर लगे हैं वो 6 नॉर्मल ब्लैक से कैपेसिटर जो मैंने तुम्हें बोला SMD वाले। तो वो क्या कर रहे हैं, वो उस क्लॉक जब वो जीपीयू कोर बूस्ट कर रहा है तो तुमने जो है वो मीडियोकर कैपेसिटर लगा रखे हैं। वो कैपेसिटर बने थे तुम्हारे ऐसे चिप को हैंडल करने के लिए जो कि इतना बूस्ट नहीं होती है, लेकिन क्योंकि एनवीडिया ने इशू करे, ड्राइवर ढंग से दिए नहीं, ब्रांड्स जो है वो अपने जीपीयूज को ढंग से बिन नहीं कर पाए, उनमें बिनिंग में इशूज आए, और जो है वो तुम्हारा एक हाई बिन वाला का चिप जो है मतलब जिसको कि ज़्यादा बूस्ट करना था वो लग गया एक ऐसे कार्ड के अंदर जिसके अंदर बेकार कैपेसिटर है। मतलब मैं बेकार नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि वो उसके लिए नहीं बने थे, ठीक है। एंड ये इशू आया एंड इस टाइप से तुम्हारी जीपीयूज अब क्रैश कर रहे हैं। लेकिन अब जो है वो क्योंकि ड्राइवर आ चुका है, फिक्स हो चुका है, तो
ऑल ओके। और जो तुम्हारे ब्रांड्स हैं वो भी जो है वो अब कैपेसिटर्स का इशू जो है उसको ठीक कर रहे हैं। वो जो है नए ग्राफिक्स कार्ड के अंदर अच्छे कैपेसिटर्स लगा के दे रहे हैं, मल्टी लेयर सिरेमिक्स वाले लगा के दे रहे हैं जीपीयू कोर के पीछे। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये था पूरा कैपेसिटर का इशू एनवीडिया का। उम्मीद तुमको वीडियो पसंद आई, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर गाइस।